हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की। ये सॉल्यूशन का मेरा फर्स्ट लेक्चर है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय और विलायक से बने सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब विलयन में जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट या विलेय कहा जाता है, और जो हायर अमाउंट में होता है उसको विलायक या सोलवेंट कहा जाता है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं सोल्युबिलिटी का। सोल्युबिलिटी सोल्युबिलिटी को विलेयता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ solids in liquids, और उसके बाद हम बात करेंगे solubility of gas in liquid। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं solubility of solid in liquid। सबसे पहले बात करते हैं solubility की डेफिनेशन की। solubility की डेफिनेशन की the maximum amount of substance that can be dissolved in a particular volume of solvent at constant temperature to make its saturated solution is called as solubility। किसी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम अमाउंट जिसको डालने पर उस सब्सटेंस का सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन बन जाएगा, उस अमाउंट को हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी या विलेयता। इसको समझने के लिए सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें प्योर वाटर है। इसमें मैंने कोई सब्सटेंस डाल दिया, सपोज ये सब्सटेंस डाल दिया। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? दिस सब्सटेंस स्टार्ट डिसॉल्विंग इन इट। ये सब्सटेंस इसमें क्या होगा? डिसॉल्व होना स्टार्ट करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। This process is called as dissolution, विलयन। After some time, when certain amount of these particles dissolved in it, they collide back in order to give undissolved substance। थोड़ी देर के बाद ये डिसॉल्व जो पार्टिकल्स होते हैं ये कोलाइड करते हैं तो वापस इनसोल्युबल फॉर्म देना स्टार्ट कर देते हैं। इस अपोजिंग प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ए बी कोई सब्सटेंस था, जब मैंने इसको वाटर में ऐड किया तो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। इसको मैं लिख दिया ए बी एक्वस। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन, घुलना। जब बैकवर्ड होके वापस ए बी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है डिसोल्यूशन और बैकवर्ड रिएक्शन है क्रिस्टलाइजेशन, तो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा? इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम में किस स्टेज पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एट इक्विलिब्रियम आई कैन से, जब इन दोनों अपोजिंग प्रोसेस का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आप एक चीज इमेजिन करिए, जिस स्पीड से ये सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, अगर उसी स्पीड से क्रिस्टलाइज भी हो रहा है तो इसकी सर्टेन अमाउंट जितने में डिसॉल्व है इस टाइम वो उतनी ही रहेगी। एग्जांपल के तौर पर सपोज 5 पार्टिकल्स इसके 10 सेकंड में डिसॉल्व हो रहे हैं और उसी 10 सेकंड में 5 पार्टिकल्स वापस क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, तो जितने भी अमाउंट इसकी डिसॉल्व है वो उतनी ही रहेगी। इसीलिए सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे जाके हम इसके फैक्टर्स भी देखने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर
डिपेंड करती है। अब अगली बात हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी। सोलबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलबिलिटी। इसमें मेनली हम दो फैक्टर्स लेंगे सॉलिड की सोलबिलिटी के लिए। नंबर वन, नेचर ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को आप डिसॉल्व कर रहे हो उसकी नेचर, एंड सॉल्वेंट भी लिख लीजिए साथ में, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा किसको किस में डिसॉल्व कर रहे हो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, एज यू नो, टेम्परेचर इज ऑलवेज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं विलय व विलायक की प्रकृति की। इट इज बेस्ड ऑन अ जनरल प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इट इज बेस्ड ऑन अ जनरल प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का? ये कहते हैं अगर सब्सटेंस पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिसॉल्व होगा, और जो सब्सटेंसेस नॉन पोलर हैं वो मोर सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl, ये ज्यादा किसमें सोल्यूबल होंगे? वाटर में। और नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ज्यादा किस में डिसॉल्व होंगे? बेंजीन में, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट माना जाता है, CCl4 वगैरह वगैरह। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है? पोलर सब्सटेंसेस आर मोर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर मोर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये हो गया नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट। सेकंड बात हम करते हैं टेम्परेचर की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बात हम करते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। नंबर टू, टेम्परेचर। जनरली हमारा एक व्यू होता है, मैं आपको ये बोलूंगा अगर सब्सटेंस का कोई सॉल्यूशन है और अगर मैं उसको हीट कर दूंगा तो क्या होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आंसर देंगे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी सर, कि सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स उन्होंने देखे हैं उनके अंदर ऐसा ही होता है, जबकि आंसर सही नहीं है। किसी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन टेम्परेचर के साथ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डिसोल्यूशन कैसी प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक है या वो एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए मुझे दो कैटेगरी बनानी पड़ेगी। टेम्परेचर इफेक्ट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, अगर घुलने का जो प्रोसेस है, घुलने की जो प्रक्रिया है वो ऊष्माशोषी है, इसको इंडिकेट करते हैं अपन, AB सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स AB एक्वस, ये बन गया सॉल्यूशन। और आपको गिवन है कि ये जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है और डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट प्रिंसिपल, 11th क्लास याद कीजिए आप, क्या हमने नहीं सीखा हुआ वहां पर कि जो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कौन सी रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है? फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर यहां पर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड में जाने का मतलब यूं जाएगी। तो जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में। तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी क्या हुई? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो when the dissolution is endothermic on increase in temperature solubility increases। और अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है डिसोल्यूशन का, when dissolution is exothermic, तब क्या होगा? उस केस में AB सॉलिड प्लस एक्वस, AB एक्वस
एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन कौन सी प्रोमोट होने वाली है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल? बैकवर्ड। तो इससे सोलबिलिटी क्या हो जाएगी? सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं उन सॉल्ट्स की बात करूं जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से वो सॉल्ट्स हैं जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। जैसे आप देखेंगे KCl, NaNO3, KNO3, Ki, Na3PO4 वगैरह वगैरह, इन सब का जो डिसोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। और जिनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट की, देन लिथियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, और ऊपर वाले वो सब्सटेंसेस हैं जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। एक स्पेशल केस भी होता है इसके अंदर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, दैट इज द केस ऑफ ग्लोबर सॉल्ट। क्या होता है ग्लोबर सॉल्ट? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को ग्लोबर सॉल्ट कहा जाता है। किसको? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को। इट इज Na2SO4.10H2. This salt is called as Glober salt. Glober salt. अब ये स्पेशल केस क्यों है? ये इसलिए स्पेशल केस है क्योंकि ये जो सॉल्ट है इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये डिहाइड्रेट हो जाता है बच्चों, ये डिहाइड्रेट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर क्या क्या मतलब हुआ डिहाइड्रेट होने का? मतलब ये हुआ कि वो टेम्परेचर जिस पर दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स टू डिफरेंट फॉर्म्स कोएग्जिस्ट करती हैं उसको तो बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी कि ग्लोबल सॉल्ट का ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना हुआ? 32.4 डिग्री। इसका मतलब 32.4 डिग्री से अबव टेम्परेचर पर ये सॉल्ट डोमिनेट रहेगा मिक्सचर में, और 32.4 डिग्री से कम टेम्परेचर पर कौन डोमिनेट रहेगा? ये डोमिनेट रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस सॉल्ट की जो नेचर होती है वो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन की होती है, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन की होती है, और इस सॉल्ट की जो नेचर होती है वो एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन की होती है। अब पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि जब तक ये एग्जिस्ट करेगा 32.4 से पहले तो डिसोल्यूशन कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। और जैसे टेम्परेचर 32.4 को क्रॉस करेगा ये सॉल्ट अपीयर हो जाएगा और इसका डिसोल्यूशन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। यानी कि जब तक 32.4 डिग्री टेम्परेचर नहीं आता तब तक सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ राइज करेगी, लेकिन उसके बाद में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिहाइड्रेटेड Na2SO4 ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि कौन सा सॉल्ट आ गया? ऐसा सॉल्ट आएगा जिसका डिसोल्यूशन कैसा था, कैसा बन गया? एक्सोथर्मिक। तो ये टेम्परेचर और सोलबिलिटी का कर्व है ग्लोबल सॉल्ट के लिए। तो ये जो टेम्परेचर है ये है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे पहले Na2SO4.10H2O डोमिनेट करेगा और उसके बाद में Na2SO4 डोमिनेट करेगा जिसका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर के साथ साथ सोलबिलिटी बढ़ी, और इस टेम्परेचर के बाद में क्योंकि जो सोल्ट बना है उसका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, तो इस टेम्परेचर के बाद में सोलबिलिटी क्या होने स्टार्ट कर देती है? डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। इट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। आगे हम डिस्कस करेंगे सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। थैंक यू।